हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम शशांक शेखर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑफिशियल शशांक जी के। मैं एक जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ। जी हाँ, नवोदय। आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 9th के साइंस बुक का फर्स्ट लेसन मैटर इन आवर सराउंडिंग। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है ऑफिशियल शशांक जी के। अगर वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। मैटर दोस्तों, जो हमारी दुनिया के जितना भी पदार्थ है, दुनिया की जितना भी वस्तु है, वह सब मैटर कहलाता है। मैटर क्यों कहलाता है दोस्तों? क्योंकि मैटर का जो प्रॉपर्टी है उसमें ऑक्यूपाई स्पेस, वह जगह छीनता है, और उसमें मास एंड वॉल्यूम, उसमें द्रव्यमान और आयतन दोनों होता है। दुनिया की कोई भी वस्तु है वह कुछ न कुछ स्थान घेरेगा और उसका मास और द्रव्यमान और आयतन जरूर होगा। और पहले के जो इंडियंस फिलोसफर, अर्ली इंडियंस फिलोसफर मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स एयर अर्थ फायर स्काई वाटर। जो पहले इंडियंस फिलोसफर थे वह मैटर को 5 रूप दिए हैं। कौन कौन? एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। और ये सब मैटर कहलाते हैं। क्योंकि हवा भी स्थान छेकता है और उसका भी मास और वॉल्यूम होता है। अर्थ का भी एक अपना मास और वॉल्यूम है, फायर का भी होता है, स्काई और वाटर। सभी दुनिया के सभी वस्तु है, सभी का मास एंड वॉल्यूम होता है और कुछ न कुछ स्थान छेकता है। और कनाद ने और अकॉर्डिंग टू कनाद ऑल मैटर आर मेक्स स्मॉल पार्टिकल्स दैट इज नोन एज परमाणु। और कनाद एक ऋषि का नाम है, ग्रेट ऋषि है कनाद, ग्रेट ऋषि है। ये क्या कहे थे? मैटर आर मेक्स स्मॉल पार्टिकल्स दैट इज नोन एज परमाणु। दुनिया की जितना भी वस्तु मैटर है वह स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको कहा जाता है परमाणु, एटम कहा जाता है। लेकिन ये एटम नहीं कह के परमाणु ही कहे थे। अकॉर्डिंग टू कनाड ऑल मैटर्स आर मेक स्मॉल पार्टिकल्स दैट इज नोन एज परमाणु। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है मैटर का? तो क्लासिफिकेशन है, ये मैटर है, मैटर का हिंदी होता है पदार्थ। और ये मैटर 2 टाइप से बट गए हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। और फिजिकल क्लासिफिकेशन भी 3 टाइप्स का है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। और क्लास 9th में आपको पढ़ना होगा 5 टाइप्स का फिजिकल क्लासिफिकेशन। कौन कौन? सॉलिड है, लिक्विड, गैसेज, और एक होता है प्लाज्मा। और 5th में होता है बोस आइंस्टीन, BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये एक मैटर की श्रेणी में ही आता है। बात करते हैं अब केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में 2 टाइप्स का होता है, पुअर सब्सटेंस और मिक्सचर्स। और पुअर सब्सटेंस में 2 टाइप्स का होता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और कंपाउंड्स में 2 टाइप्स का होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। और जो मिक्सचर है दोस्तों वो ये भी 2 टाइप्स का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो दोस्तों मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। जो पदार्थ है वह कणों से मिलकर बना है। पार्टिकल्स की हिंदी होता है कणों से मिलकर बना है। और द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। पदार्थ के कण इतना छोटा होते हैं, जिसको आप आसानी से इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। आप आसानी से इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं कि पदार्थ के कण कितना छोटा होता है। समझे दोस्तों? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इसमें क्या कहा गया है दोस्तों? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पदार्थ है, जैसे मान लीजिए आप वाटर है, ये वाटर है, इसमें वाटर भरा हुआ है, इसके बीच में, वाटर के बीच में एक स्पेस होगा। वाटर के बीच में, जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा। और स्पेस कैसे है आपको प्रूव अगर करना है तो सपोज मान लीजिए ये वाटर ले लिए और वाटर में आप चीनी 1-2 चम्मच चीनी इसमें डाल दीजिए।
जब आप इसमें चीनी डाल दीजिएगा तो वह चीनी सॉल्यूशन बन जाएगा, घुल जाएगा। और घुलने के बाद अगर सपोज अगर वाटर के बीच में स्पेस ही नहीं रहा तो चीनी इसमें कैसे घुल गया, आप आसानी से समझ सकते हैं, प्रैक्टिकल घर पर कर सकते हैं। और सेकंड क्या कर रहा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और जो पदार्थ का जो पार्टिकल्स है वह आपस में आकर्षण करता है, एक दूसरे से आकर्षित होता है। और अट्रैक्ट सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों किस में होता है, ठोस में, और उसके बाद सॉलिड में, और सबसे कम गैस में अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स का दोस्तों, गैस में सबसे कम अट्रैक्शन होता है। अब बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ का क्या अवस्था है। स्टेट ऑफ मैटर क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। दोस्तों सॉलिड और लिक्विड और गैस ये तीनों पर डिस्कस नीचे करेंगे, और प्लाज्मा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये दोनों का डिस्कस अभी कर लेते हैं। प्लाज्मा एक टाइप ऑफ मैटर है दोस्तों, और बोस आइंस्टीन इज ऑल्सो टाइप ऑफ मैटर। और प्लाज्मा दोस्तों जो हमारे सन है, सन और स्टार जो ग्लो करते हैं, सन और स्टार जो चमकते हैं ना, वह प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा के कारण ही चमकते हैं। अगर आपसे पूछेगा प्लाज्मा के कारण ही सन और स्टार चमकते हैं, ग्लो करते हैं, याद रखिएगा। और इसके पास हाई टेम्परेचर होता है। द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इज ए स्टार बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर, और प्लाज्मा के पास वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत अत्यधिक तापमान होता है प्लाज्मा का। और बोस आइंस्टीन का शॉर्ट नेम होगा BEC, ये पदार्थ का अवस्था है। और इसका खोज हुआ था दोस्तों, खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या नाम है, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। और इनका जन्म हुआ था 1879 में, और इनकी मृत्यु 1955 में हुआ था दोस्तों। 1879 में हुआ था अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म, और 1955 में इसकी मृत्यु हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन का खोज अल्बर्ट आइंस्टीन ने किए थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक का, द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या है, इट हैव डिफिनिट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। दोस्तों जो सॉलिड का जो स्टेट है उसके पास डिफिनिट शेप होगा और फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। जैसे आप मान लीजिए ये ब्रिक्स है, ये ईंट है, और ईंट का जो शेप है वह फिक्स रहेगा, इसका जो वॉल्यूम होगा वो भी सेम रहेगा दोस्तों, ये चेंज नहीं होगा। डिफरेंट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम होता है। और दोस्तों यहाँ हैव नहीं होगा, यहाँ हैज होगा। इट हैज नेग्लिजिबल कंप्रेसिटी, और इसके पास नहीं के बराबर कंप्रेसिटी रहता है, कंप्रेसिटी। और इसके पास हाई रिजिड रहता है दोस्तों, हाई रिजिड, ये कठोर होता है, ये हार्ड होता है। इट हैज हाई, हार्ड भी होता है दोस्तों। और इट हैज नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, और इसके पास कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम रहता है, और सबसे ज़्यादा गैस में रहता है, कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा गैस में रहता है। और एक्सेप्शन में रबर, स्पॉन्ज, शुगर, साल्ट। जैसे रबर है, रबर ठोस है, रबर सॉलिड है, लेकिन उसको आप दबाने पर आसानी से दब जाता है, लेकिन उसका उस टाइम क्या होगा, उसका जो डिफिनिट शेप है वहाँ शेप उसको इनडिफिनिट शेप हो गया, और आप दबिएगा तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। और स्पॉन्ज भी, स्पॉन्ज का भी शेप चेंज हो जाता है। और चीनी भी सॉलिड है, लेकिन आप उसको जिस बर्तन में रखिएगा उस बर्तन के आकार का रूप ले लेगा, ये एक्सेप्शन में आता है। समझ गए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, लिक्विड स्टेट। द लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट नो फिक्स्ड एंड बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड के पास कोई फिक्स्ड शेप एंड साइज नहीं है, और न ही उसका कोई और उसका फिक्स वॉल्यूम है। लिक्विड में क्या है दोस्तों, लिक्विड में मान लीजिए लिक्विड है, इसमें इसका जो शेप है वह इनडिफिनिट है, शेप इसका फिक्स नहीं है। और इसका जो वॉल्यूम है, जैसे 2 किलो है, 2 kg आप वाटर लीजिए, आप किसी भी बर्तन में उसको रख दीजिए, किसी भी बर्तन में आप रख दीजिएगा तो उसका वॉल्यूम है, जो उसका वेट है वो 2 kg ही रहेगा, 2 kg ही रहेगा। लेकिन उसका जो शेप एंड साइज है वह बर्तन के आकार में आ जाएगा, जिस बर्तन में आप रख दीजिएगा उस बर्तन के आकार में आ जाएगा। और लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, दे आर नॉट रिजिड, और
लिक्विड फ्लो है उसका आसानी से आप शेप चेंज कर सकते हैं लिक्विड का। और इट है फ्लूइड्स, वह आसानी से बहते हैं। फ्लूइड्स मतलब दोस्तों जो लिक्विड प्लस गैस होता है, फ्लूइड्स मतलब क्या होता है, लिक्विड प्लस गैस, लिक्विड प्लस गैस मिलके फ्लूइड्स का निर्माण होता है। जैसे अब वाटर फ्लो हो रहा है और वाटर में गैस भी मिक्सिंग रहता है, वाटर प्लस गैस दोनों मिक्सिंग फ्लूइड बनता है और फ्लो करता है। और द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर दैन ऑफ सॉलिड, और जो लिक्विड का विसरण होता है वह सॉलिड से ज़्यादा है, जो लिक्विड का विसरण है वह सॉलिड से ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किसका है, गैस का है। और डिफ्यूजन क्या होता है, जैसे आप कोई घर के कोना में परफ्यूम यूज कीजिए और वह थोड़ा देर के बाद वह परफ्यूम पूरा घर में फैल जाएगा, वही प्रोसेस है डिफ्यूजन का। और नेक्स्ट इसका क्या प्रॉपर्टीज है, लिक्विड पार्टिकल्स मूव फ्री एंड हैव ग्रेटर स्पेस सॉलिड, और जो लिक्विड का पार्टिकल्स है वह फ्री होता है, वह आसानी से मूव कर सकता है। एंड हैव ग्रेटर स्पेस सॉलिड, और सॉलिड से ज़्यादा इसके पार्टिकल्स का स्पेस होता है, सॉलिड से ज़्यादा पार्टिकल्स का इसका स्पेस होता है, इसमें लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा गैस में होता है, सबसे कम सॉलिड में फ्री होता है पार्टिकल्स। बात करते हैं एग्जांपल से समझते हैं लिक्विड का। देखिए लिक्विड का जो पार्टिकल्स है वह कितना गैप है, लिक्विड का जो पार्टिकल्स कितना गैप है, और ठोस में गैप साफ नहीं रहता है, हम पूरा अटैच रहेगा, एक दूसरे से अटैच रहता है लिक्विड में, सॉलिड में। और लिक्विड में क्या होता है, गैप रहेगा, पार्टिकल्स में स्पेस रहता है, और इसका शेप इंडिफिनिट रहता है और वॉल्यूम डिफिनिट रहता है, फिक्स रहता है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, द गैस स्टेट। गैस स्टेट माने गैस का अवस्था क्या है, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। गैस के पास कंप्रेसिबिलिटी कंपेयर सॉलिड्स एंड लिक्विड ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो कंप्रेस रहता है वह गैस के पास ही रहता है, इसलिए आप आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे सीएनजी हुआ, सीएनजी को आप कंप्रेस करके उसको आप टंकी में रख सकते हैं, जो सिलेंडर होता है उसको आप आसानी से उसमें रख सकते हैं कंप्रेस करके गैस को। सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी का होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और ऑल दीज हैव नो डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम, और गैस के पास कोई डिफिनिट शेप नहीं है और न ही डिफिनिट वॉल्यूम है इसका, गैस के पास कोई डिफिनिट शेप नहीं है, कोई डिफिनिट वॉल्यूम नहीं है। जैसे इसका आप पार्टिकल्स पर डिस्कस करते हैं, इसका जो पार्टिकल्स है पूरा फ्री है, पूरा फ्री है, और इसमें पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा गैप है, सबसे ज़्यादा गैप गैस में ही होता है। सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में सबसे ज़्यादा गैप होता है जो पार्टिकल्स में, वह गैस में ही होता है। और आप ये आसानी से हवा में घूमते रहता है। जैसे ऑक्सीजन को ही ले लीजिए, हमारे वायुमंडल में बहुत तरह के गैस हैं, वो आसानी से मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। आप आसानी से मैटर को चेंज कर सकते हैं, आप आसानी से जो पदार्थ की अवस्था है उसको चेंज कर सकते हैं, जिसका प्रोसेस क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इवोपोरेशन, सब्लिमेशन। ये प्रोसेस के द्वारा आप आसानी से मैटर का जो स्टेट है चेंज कर सकते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इस पर डिस्कस करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट into a liquid state at that atmospheric pressure is called melting point। जिस टेम्परेचर पर सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया जाता है, सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया जाता है, वही कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। किसी भी टेम्परेचर पर सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया जाता है वही कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट, द्रवनांक। जैसे दोस्तों आप एक बर्फ़ का टुकड़ा ले लीजिए, एक आइस ले लीजिए और उसको आप गर्म हीट कीजिए, जब हीट कीजिएगा तो यह बर्फ़ है जो आसानी से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, वही कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है 100 डिग्री, सपोज मान लीजिए
केल्विन में देखिएगा तो 273.3 के होता है। और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड मटेरियल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज। जैसे इंक्रीज टेम्परेचर होगा सॉलिड का तो वह काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स इंक्रीज है, जो काइनेटिक एनर्जी है वह अपने इंक्रीज हो जाएगा, उसका पार्टिकल्स जो इंक्रीज होने लगेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल्स का वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगा। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है 273.13 के 273.13 के है, केल्विन में नापा जाता है टेम्परेचर, केल्विन में इसका आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। और दोस्तों द हीट इज हिडन इनटू कंटेंट्स ऑफ वाटर वेपर इज नोन एज लेटेंट हीट। जैसे लेटेंट हीट क्या होता है, ये गुप्त ऊष्मा होता है। गुप्त ऊष्मा किसको कहते हैं, जैसे आप किसी भी वस्तु को बॉयलिंग करते हैं, जैसे आप वाटर को ही बॉयलिंग करते हैं तो बॉयलिंग का जो केल्विन है वह 373 की है दोस्तों, 373 के, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयलिंग होता है। और बॉयलिंग जैसे वाटर है बॉयलिंग 100 डिग्री सेल्सियस पर हो गया और फिर भी आप उसको टेम्परेचर दे रहे हैं तो वह 100 से अधिक भी हो सकता है उसका बॉयलिंग। तो वह बॉयलिंग है 100, लेकिन 100 से जो अधिक हो गया वह वाष्प में चेंज होने लगता है। जब वाष्प में चेंज होगा तो वही कहलाता है लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। और वाटर से ज़्यादा हीट होता है गुप्त ऊष्मा, जो हीट ऊष्मा है वह वाटर से बहुत ज़्यादा हीट होता है। जब आपको पानी से गर्म पानी से जल जाएगा तो बहुत कम दर्द होगा, लेकिन जब आपको वाष्प से जल जाएगा तो आपको उससे ज़्यादा दर्द होगा। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। आप डायग्राम से उसे समझा सकते हैं। जैसे आप ये डायग्राम किसका है, मेल्टिंग पॉइंट का। जैसे ये क्या है, एक वायर गुज है, ये स्टेन है और इसमें एक कैंडल वॉक्स है जो सॉलिड शेप कैंडल का होता है वो है। और इसमें वाटर नीचे, इसको जो बर्तन है बीकर उसमें वाटर रखा गया है और उसमें एक थर्मामीटर यूज कर दिया गया, क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर नापने के लिए। और बॉइलिंग ट्यूब लगा हुआ है और वाटर रखा हुआ है। अब इसमें जो नीचे से फ्लेम जलेगा तो क्या होगा, जो कैंडल है वॉक्स सॉलिड शेप में वह लिक्विड शेप में हो जाएगा। वही एक प्रोसेस है जो आप डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स। दोस्तों यहाँ बुकिंग नहीं होगा, यहाँ बॉइलिंग होगा, मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, बॉइलिंग होगा। बॉइलिंग एट द टेम्परेचर प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड जब वाष्प में बदलने लगता है तो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। जब लिक्विड वाष्प में बदलने लगता है तो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर केल्विन में देखिएगा तो 373 केल्विन है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल है, जैसे नीचे से एक फ्लेम जल रहा है, ऊपर से एक बीकर है और बीकर में वाटर है। जब ये हीट होगा तो वाष्प बनेगा, तो जब 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस, तो यह वाष्प बनने लगेगा। केल्विन में देखिएगा तो 373 के होता है। और इसी में लेटेंट हीट होता है, गुप्त ऊष्मा। जैसे अब फ्लेम हीट हो रहा है, जैसे फ्लेम जल रहा है, अब ये वाटर है, बीकर हीट होगा, हीट होने के बाद 100 डिग्री सेल्सियस पर ये वाष्प बनेगा। जब ये फ्लेम जलते रहेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा वाटर का, लेकिन यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस पर ये वाष्प बनने लगता है। जो उससे ज़्यादा हीट होगा वह हीट क्या होगा, वाष्प में बदल जाएगा। तो वाष्प है वाटर से, जो हीट वाटर है उससे ज़्यादा हीट होता है वाष्प। याद रखें, वेपर है जो वाटर से ज़्यादा हीट होता है जब गर्म कीजिएगा तो। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, इवोपोरेशन। दिस phenomenon of change of liquids into vapor at any temperature below its boiling point is known as evaporation. The phenomenon of change, जैसे दोस्तों, जैसे अब लिक्विड है, लिक्विड को आप आसानी से वेपर में चेंज कर सकते हैं किसी भी टेम्परेचर पर। बॉइलिंग में क्या होता था, 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग होगा, लेकिन जो इवोपोरेशन है इसमें आप किसी भी टेम्परेचर पर बॉइलिंग
इवोपोरेशन हो सकता है। जैसे सपोज जो नदी है, रिवर में वाटर रहता है। अगर सूर्य की किरण अगर उस पर पड़ रहा है, सूर्य के रे अगर उस पर पड़ेगा तो आसानी से वेपर होने लगेगा। इवोपोरेशन वेपर होने लगता है किसी भी टेम्परेचर पर, वह कहलाता है इवोपोरेशन। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। डायग्राम इसका क्या कह रहा है, जैसे एक रिवर समझिए और सूर्य का प्रकाश जब इस पर पड़ेगा तो ये क्या होगा, वाष्प के रूप में ऊपर उठेगा, वही कहलाता है इवोपोरेशन। ये प्रोसेस है इवोपोरेशन का। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। और दोस्तों इवोपोरेशन जो इंक्रीज है और उसका जैसे इवोपोरेशन इंक्रीज कब हो सकता है और कब नहीं हो सकता है। द रेट ऑफ इवोपोरेशन इंक्रीज, जैसे इवोपोरेशन का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज कब और कैसे होगा। जैसे एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, जैसे आप सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे तो वह इंक्रीज रेट जल्दी हो जाएगा। जैसे आप सपोज एक गिलास पानी लीजिए, एक गिलास पानी लिए और एक गिलास पानी को आप गिलास में अगर छोड़ दीजिएगा तो उसको इवोपोरेशन होने में समय लग जाएगा, समझें। अगर आप एक गिलास पानी को गिलासे में छोड़ दीजिएगा तो वह इवोपोरेशन होने में समय लगेगा। लेकिन आप वही एक गिलास वाटर को आप अर्थ पर फेंक दीजिए, वह आपको 10 से 20 मिनट में वह वाटर सूख जाएगा, यानी इवोपोरेशन हो जाएगा, वेपर बन के उड़ जाएगा। वही होता है जिसका सरफेस ज़्यादा रहेगा, इंक्रीज ऑफ सरफेस जिसका ज़्यादा रहेगा उसका वेपराइजेशन प्रोसेस ज़्यादा होगा, समझ गए। और नेक्स्ट क्या कह रहा है, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर वायुमंडल में जो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर अगर हाई है, इंक्रीज है, तो आपका जल्दी इवोपोरेशन की प्रोसेस जल्दी होगा। कैसे, जैसे आप क्लॉथ है, आप समर सीजन के समय में आप क्लॉथ अगर धोते हैं तो आपको आसानी से सूख जाता होगा 1-2 घंटा में। क्यों सूखता है, क्योंकि उस टाइम हमारे वायुमंडल में तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके कारण कपड़ा आसानी से सूख जाता है। लेकिन वही कपड़ा को आप विंटर सीजन या रेनी सीजन में धोते हैं तो आपका कपड़ा सूखने में लेट हो जाता है, बहुत समय लगता है। वही है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तापमान बढ़ने पर इवोपोरेशन की प्रक्रिया बढ़ जाती है। अब डिक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी, ये क्या होता है, आर्द्रता। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता। जब हमारे वायुमंडल में ह्यूमिडिटी आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाएगी तो आर्द्रता क्या है, एक टाइम अमाउंट ऑफ वाटर है, क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंस इन द एटमॉस्फेयर। उस टाइम क्या होगा, हमारे सपोज उस टाइम आप कपड़ा खींच देंगे, कपड़ा अगर धो देंगे तो क्या होगा, उस समय एवोपोरेशन की प्रक्रिया स्लो हो जाएगी। और स्लो होने का कारण क्या है, हमारे वायुमंडल में ह्यूमिडिटी उपस्थित है, जिसके कारण वाष्पन की प्रक्रिया स्लो हो जाती है। अतः इंक्रीज ऑफ वाइंड स्पीड, अगर हवा है, जो आंधी तूफान अगर हवा आता है तो हवा में इवोपोरेशन की प्रक्रिया बढ़ जाती है। कैसे, अगर मान लीजिए आप कपड़ा है, कपड़ा को अगर धो दीजिए और धोने के बाद आप उसको हवा में रख दीजिए, अगर हवा अच्छी चल रही है तो आप आसानी से सूख जाएगा कपड़ा। और नहीं तो आप जैसे आप रूम में ही पंखा के सामने रख दीजिए कपड़ा को धो के, वह कपड़ा आप आसानी से सूख सकता है। वही है रेट ऑफ इवोपोरेशन इंक्रीज। इवोपोरेशन कब इंक्रीज होगा, कैसे होगा, तो आप समझ सकते हैं। ये 4 टाइप है, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, डिक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी, इंक्रीज ऑफ वाइंड स्पीड। बात करते हैं सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन क्या है, द प्रोसेस इज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन। यानी दोस्तों जो सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जो चेंज स्टेट ऑफ मैटर, आप आसानी से चेंज कर सकते हैं मैटर का। जैसे द प्रोसेस इज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड विदाउट चेंजिंग लिक्विड सॉलिड स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन। जैसे कैम्फर है, कैम्फर को अगर आप उसको जलाइएगा तो जलाने के बाद वो सॉलिड रहता है, कैम्फर सॉलिड रहता है और वह सीधा लिक्विड में चेंज नहीं होगा और सीधा चेंज हो जाता है गैस में। वही प्रोसेस है कैम्फर का। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है, कैम्फर है। अमोनियम क्लोराइड को कहा जाता है NH4Cl,
NH4Cl कहा जाता है अमोनियम क्लोराइड का, और कैम्फर नेपथेलिन अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। और इसका जो मेन है डायरेक्टली सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए वह सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है, वह सब्लिमेशन का प्रोसेस है। देखते हैं डायग्राम से। जैसे दोस्तों डायग्राम क्या कह रहा है, ये एक फ्लेम है, ये एक चाइना डिश है और इसमें रखा गया है सोडियम क्लोराइड का साल्ट रखा गया है, और ये ऊपर ये फनल कीप है, इन्वर्टेड फनल कीप है, फनल कीप को उल्टा करके रखा गया है, और एक ऊपर से लगाया गया है कॉटन, जो रुई होता है वह उसको उस पर रुई लगा दिया गया है, और उसको नीचे से फ्लेम जल रहा है। फ्लेम जलने के बाद ये हीट पा के जो सॉलिड है, जो अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है, वह सीधा गैस में यहाँ आके जमा हो जाएगा। ये सॉलिड टू गैस में चेंज हो रहा है, सॉलिड टू गैस में चेंज हो रहा है विदाउट चेंजिंग लिक्विड, बिना लिक्विड के चेंज हुए यह सॉलिड में चेंज हो रहा है, वही प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। इसको हिंदी में कहते हैं ऊध्र्वपातन कहते हैं सब्लिमेशन के प्रोसेस को, और यहाँ आके जमा हो जाएगा गैस, वही प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट ये लेसन था दोस्तों। लेसन खत्म हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।